में कुछ विषयों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और वो विषय हैं जो प्रदेश हित के हैं, जो ज्वलंत है और जो बहुत जरूरी है। आज चुनाव के बाद पहली बार शायद ये मौका मिल रहा है कि एक प्रेस वार्ता कर रहा हूं और चुनाव के दौरान सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा, सभी का बड़ा आशीर्वाद रहा। तो मैं एक बार पुनः सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। सीधे विषय पर आते हैं कि जो आजकल ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों को लेकर कुछ बिंदु है। आप सब लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, प्रदेशवासियों के संज्ञान में ये मुद्दे लाना चाहता हूँ। आजकल चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा कोई ऐसा तो नहीं है कि आज से शुरू हुई है, आप पिछले साल से शुरू हुई है, 10 साल से शुरू हुई है। आदिकाल से ये यात्रा चल रही है, सैकड़ों वर्षों से, कई दशकों से ये यात्रा चल रही है। पर अगर चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं को देखा जाए, जिस प्रकार से हमारे जिम्मेदार नेता, हमारे जिम्मेदार अधिकारी यात्रा की ओर ध्यान न देकर, हमारे जिम्मेदार नेता तो कई राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए उतर पड़े हैं, उनका ध्यान इस ओर नहीं है। तो चारधाम यात्रा के हालात ये हैं कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो प्रथम धाम माना जाता है यमुनोत्री, उस यमुनोत्री धाम में चारधाम यात्रा के साथ साथ विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। और वो विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि वहां के जो स्थानीय जो लोग हैं, उन स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। किस चीज का नुकसान हो रहा है? वो नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो इन लोगों ने जो यात्रा जो शुरू हुई है, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। अगर कोई दिल्ली से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो वो अपने घर से डिटेल लिखकर भेज दे रहा कि मैं आ रहा हूं, इतने तारीख को यहाँ पहुंचूंगा, ये गाड़ी नंबर है, ये चीजें हैं। बावजूद उसके भी हमारे जो प्रशासन है, हमारी जो व्यवस्था की जो टीम है चारधाम यात्रा को से संबंधित, वो लोग उनकी व्यवस्थाएं करने में नाकाम है। मैं खुद पहले दिन जब कपाट खुले तो मैं यमुनोत्री गया और जब वहां के हालात देखे तो बड़ा दुख हुआ कि एक बड़ी आस्था के साथ पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं, आस्था के साथ उनका जुड़ाव है, और बावजूद उसके उन्हें इस प्रकार की जो समस्याओं का या सामना करना पड़ रहा है, वो बड़ा दुख है। वो फेलियर हम सबका है, फेलियर इस उत्तराखंड का है कि आदिकाल से चल रही एक चारधाम यात्रा, उसको सही ढंग से हम संचालित नहीं कर पा रहे हैं। अब समस्या ये है कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन यमुनोत्री धाम के अंदर हो रहा है, उनके जो यमुना घाटी होटल एसोसिएशन जो संगठन है, इनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि हमारे कई बेरोजगार नौजवान, जिन लोगों ने बैंकों से कर्जा लेकर, लोन लेकर कहीं होटल लीज पर लिए हैं, कहीं पर अपने आप कंस्ट्रक्शन का काम करके होटल बनाए हैं, पर हमारे प्रशासन के द्वारा जो पाबंदी वहां पर लगाई गई है, धारा 144 लगाई गई है, बावजूद इसके जो एनएच जो जा रहा है विकासनगर होते हुए, वहां पर जगह जगह जो यात्रियों को रोका जाना, और उनसे हमने जब वार्ता की, जो होटल एसोसिएशन के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि नैनबाग, डामठा, नौगांव, बड़कोट, खरादी, पालीघाट से लेकर जानकी चट्टी तक का जो मार्केट है, जो स्थान है, उन स्थानों पर 20 से 25 हजार यात्रियों को रुकने की व्यवस्थाएं हैं। अगर इतने यात्रियों के रुकने की वहां पर व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों हमारा उनका काम तो चल पड़ रहा है। और जिन लोगों ने नया नया व्यवसाय शुरू किया है, उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों ने कर्जा ले रखा है, उन लोगों ने लोन ले रखा है, उनके होटलों के कमरे डेली खाली रह रहे हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन है कि उनको मद्देनजर रखते हुए उन युवाओं को जो स्वरोजगार के राह पर चल पड़े हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये यात्रा पूर्व में भी चलती थी और पूर्व में 15-15, 20-20 हजार यात्री एक दिन में वहां पर दर्शन करके आगे बढ़ते थे। तो वो पुरानी उस व्यवस्था को लागू करके वहां पर धारा 144 को हटा करके उसके बाद वहां पर जो हमारे यमुनोत्री धाम में जो वाहनों को जगह जगह रोका जा रहा है, गंगोत्री धाम में वाहनों को जगह जगह रोका जा रहा है,
उन वाहनों को ना रोका जाए जिनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। 8 बजे रात्रि के बाद तो चलने नहीं दे रहे। हम चाहते हैं जिनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उनको आप स्थान पर पहुंचने के लिए जहां पर उनके व्यवस्था की हुई है वहां पर आप दिन रात आप चलने दीजिए। बावजूद इसके जो क्षमता वहां की है, क्षमता के अनुसार यात्रियों को वहां पर भेजा जाए। और जो ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा चारों धामों के मुख्य गेट पर या चारों धामों के मुख्य स्थान पर ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था हो, जिससे कि देश से आया हुआ हमारा जो श्रद्धालु है वो नाखुश वापस ना लौटे, बिना दर्शन के वापस ना लौटे। ये 4 धाम को लेकर एक जो लंबे समय से विरोध चल रहा है, वो यमुनोत्री में चल रहा हो, गंगोत्री में चल रहा हो, बद्रीनाथ केदारनाथ में हम मानते हैं कि सुचारू रूप से अच्छी तरीके से यात्राएं चल रही है, पर वही उन दोनों धामों का जो कम से कम क्राइटेरिया वो यहाँ पर लागू होना चाहिए, जिससे कि स्थानीय युवाओं को जो रोजगार की और स्वरोजगार की और जो बड़ा हमारा युवा है उनको निराशा हाथ न लगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये पूरा मसला रोजगार से जुड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर इस बात को लाना जरूरी था। पर रोजगार से जुड़ा हुआ हर मसला जो आज प्रदेश सरकार जिसमें फेलियर साबित हो रही है, हमारा जो प्रशासन है वो फेलियर साबित हो रहा है, वो ये है कि मैं बात करूंगा इस खनन की। जिस खनन को लेकर हमारी प्रदेश सरकार ने पूरे इस प्रदेश में पूरे खनन को एक पट्टा बना करके जिस प्रकार से बेच दिया है, और वो बेचा किसको है, कोई उत्तरकाशी का नहीं है, कोई चमोली का नहीं है, कोई पिथौरागढ़ का नहीं है, कोई हरिद्वार का नहीं है, उधम सिंह नगर का नहीं है। वो खनन पूरा जो बेचा है वो बेचा है हैदराबाद की कंपनी को। ये इस प्रदेश का फेलियर है, हमारे प्रशासन का, इस सरकार का फेलियर है कि जो राजस्व हमारे राजस्व विभाग को अधिकार थे कि वो खनन का जो राजस्व है वो कलेक्ट करे और इस प्रदेश की उन्नति के लिए उसके लिए यहाँ पर राजस्व इकट्ठा करे, आज वो राजस्व विभाग के अधिकार छीन लिए गए हैं। एक निजी कंपनी को पूरा खनन देकर, हैदराबाद की कंपनी है और उस कंपनी का जो नाम है, उस कंपनी का नाम है कैलाश रिवर बेल्ट मिनरल्स LLP जी। तो इसमें यह कहा गया है, जो इनका अनुबंध हुआ है, कि उक्त क्रम में जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून के समस्त पट्टा धारकों, अनुज्ञा धारकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1 अप्रैल 2024 से ट्रेजरी के माध्यम से कोई भी धनराशि विभागीय लेखा शीर्ष में जमा नहीं की जाएगी। मतलब विभाग को तुम कंगाल कर दो, जो इस प्रदेश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए जो काम कर रहा है, विभाग के लेखा शीर्ष में जमा नहीं की जाएगी। उक्त 4 जनपदों के समस्त पट्टाधारक अनुधारक अपने ई रवाना पोर्टल से कैलाश रिवर बैंड मिनरल्स LLP ये बताता हूं कि आपने खनन को बेच दिया। ये बात हमने चुनाव के दौरान भी रखी थी और बड़े जोर शोर से रखी थी। इसलिए रखी थी कि ये जो खनन का कारोबार है पूरे प्रदेश में, इस खनन के कारोबार से हमारे प्रदेश के लाखों लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, किसी के ट्रैक्टर चल रहे हैं, किसी के डंपर चल रहे हैं, किसी के जेसीबी चल रहे हैं, किसी के पट्टे चल रहे थे। तो लाखों लोग जो रोजगार से जुड़े हुए थे, उन लोगों को सीधे सीधे दरकिनार हमारे इस सरकार ने कहीं ना कहीं खनन से अलग करके इनको बेरोजगार कर दिया है। मैं विकासनगर क्षेत्र में जो भ्रमण पर था तो वहां देखा तो लेबर भी हैदराबाद से आ रही है। अगर लेबर भी हैदराबाद से आ रही है तो मैं समझता हूं कि वो लाखों लोग जो खनन कारोबार से जुड़े हुए थे, जो मजदूर बेचा लगाकर गिरती फावड़ा जो उस खनन का कारोबार में जुड़ा हुआ था, वो आज कहां जाएगा। ये सरकार का फेलियर है। मैं ये समझता हूं कि राजस्व विभाग के अधिकार को समाप्त करके जिस तरीके से हमारी सरकार ने इस खनन की जो पूरा जो सबसे बड़ा राजस्व खनन के रूप में इस प्रदेश को मिलता था वो एक निजी कंपनी को दे दिया है, तो मैं समझता हूं कि ये एक खनन को नहीं बेचा है, एक कंपनी को ये टेंडर नहीं दिया गया है, ये इस प्रदेश को बेचा है, यहाँ के जल जंगल जमीन को बेचा है। आज वन हमारे अधिकार में नहीं है, आज पानी पर हमारा अधिकार नहीं रह गया है, आज नदियों पर हमारा अधिकार नहीं रह गया है। बड़ी लड़ाई उत्तराखंड के अंदर लड़ी जा रही है। उत्तराखंड के छोटे छोटे दल, जो लोकल पार्टी है, छोटे छोटे संगठन,
बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई है, और उन्हें यह पता भी नहीं चल पा रहा है कि कब इस जल जंगल जमीन को बेचा जा रहा है। ये प्रदेशवासियों के संज्ञान में इसलिए लाना चाह रहा हूं कि ये आज तो हैदराबाद की कंपनी को दे दिया है, और ये टेंडर 5 साल के लिए दिया गया है, कोई 1 साल के लिए नहीं है। और 5 साल अगर हमारा जो वहां जो स्थानीय लोग जो उस कारोबार से जुड़े हुए थे, अगर 5 साल उससे बेदखल रहेंगे, अलग रहेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी जो आजीविका चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव आएगा, और लोग वास्तव में जो पलायन हो रहा था उस पलायन करने में मजबूर हो जाएंगे। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये खनन का जो कारोबार था, इसमें छोटे छोटे स्थानीय पट्टे होते थे। आज पॉकलैंड जैसी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनको नदियों में उतार करके नदियों का सीना चीरा जा रहा है। फिर आप आपदा की बात करोगे, जब आपदा के समय पर वो आपदाएं आएंगी। जब खनन पहले होता था तो गैंती, फावड़े और बेलचे से वो खनन होता था, तो शायद उतना नुकसान उन नदियों को नहीं होता था, उतना नुकसान उस भूभाग को नहीं होता था जहां पर खनन होता था। पर आज पॉकलैंड जैसी बड़ी बड़ी मशीनों को अगर नदियों में उतारा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश के साथ छलावा है। इस प्रदेश को इस भ्रष्टाचार के उसमें धकेलने के लिए, इस प्रदेश को डुबोने के लिए ये नीतियां यहां पर बनाई जा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार वास्तव में जो ये खनन कारोबार जो निजी हाथों में सौंप दिया है, इसे वापस सरकारी उसमें राजस्व विभाग के दायरे में लाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जो इनका जो अधिकारी था, सबसे बड़ा अधिकारी जो खनन का था, SL पैट्रिक जो निदेशक थे, वो भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो और उनके समय का ये अनुबंध हुआ हो, तो उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। निजी कंपनी के हाथों सौंपने के लिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा, ये आप सभी लोग समझ सकते हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि किसी की तरफ इस प्रदेश में पहले होता था कि भाई कैटेगरी क्लास डी के भी होते थे, सी के भी होते थे, बी के भी होते थे, ए के भी होते थे, और हमने देखा है कि अधिकतर 90%, 95% जो ठेकेदार थे स्थानीय हुआ करते थे। पर आज वर्तमान समय में हमारी सरकारों ने कोई भी ठेका टेंडर हो, उस ठेका टेंडर में हमारे सरकार के द्वारा कोई 10 करोड़ का नहीं, 20 करोड़ का नहीं, कई सैकड़ों करोड़ों का एक ठेका बनाया जाता है। वो ठेका चाहे सड़क का हो, ठेका चाहे नहरों का हो, ठेका चाहे किसी और विभाग का हो, उसमें उनके द्वारा कई 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ का ठेका बनाकर इस प्रकार से उसमें जो शर्तें रखी जाती है, जिससे कि हमारा स्थानीय ठेकेदार क्लास डी का हो, सी का हो, बी का हो, ए का हो, वो स्थानीय ठेकेदार उससे वंचित हो जाता है, उस साइड से बाहर हो जाता है। उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि अभी NH के लिए एक कंपनी को लाया गया था। वो कंपनी RGB नाम से वो कंपनी है, गाजियाबाद की कंपनी है, और पूरे उत्तराखंड प्रदेश में उन्होंने ऑल वेदर के लिए भी काम किया, उन्होंने NH की जितनी सड़कें हैं उनके लिए काम किया। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जब RGB को यहाँ पर लाया गया, अगर उनके पास 500 करोड़, 1000 करोड़ का ठेका दिया गया, अगर वो RGB खुद काम करती तो हम उस बात को मान सकते थे। और जब उस RGB ने या RGB जैसी अन्य कंपनियों ने जब स्थानीय ठेकेदारों को पकड़कर पेटी में ही काम करवाना है, तो सरकार क्यों ऐसी नीति बना रही है कि किसी एक कंपनी के अधीन में हजारों करोड़ रुपए के ठेके दिए जा रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम यह है कि RGB ने प्रदेश के अंदर कई ठेकेदारों से, मुझे लगता है कि इनकी संख्या 50, 60, 100 तक हो सकती है, जिन ठेकेदारों को पेटी में काम दिया गया था। और मुझे लगता है कि उन ठेकेदारों की जब मैं लिस्ट बताऊंगा, मेरे पास तो मुझे लगता है कि अभी 20, 25, 30 नाम पहुंचे हैं। और मैं ये कहता हूं कि ऐसे में उन ठेकेदारों की जो करोड़ों की पेमेंट जो इन्होंने रोकी है, उन ठेकेदारों की जो करोड़ों की पेमेंट रोकी है, वो क्या दर्शाता है। जब मैंने इनके जो मैनेजर थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनसे बात की, फोन पर वार्ता की, तो उनका कहना था कि आप कोर्ट जाइए। तो ये शय इन कंपनियों को किसके द्वारा दी जा रही है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरी बात यह है कि वो अगर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या जब इन ठेकेदारों को पेटी में काम दिया गया था, क्या कोर्ट के माध्यम से काम हुआ था? क्या जब इन ठेकेदारों ने बड़ी ईमानदारी के साथ जो जॉब इन्होंने लिए या जो इन्हें दिए गए,
उन जॉबों पर कार्य किया, क्या उसके बावजूद भी इनका जो भुगतान होना है उनको ना किए जाना? क्योंकि मैं समझता हूं कि इनके पास ये एग्रीमेंट कॉपियां भी है, जो एग्रीमेंट पहले में हुए थे उन एग्रीमेंट कॉपियों के बाद ये 2018 से सिलसिला चल रहा है। उन्होंने कई बार विरोध कर दिया है, पर सुनवाई ना तो एनएच जो विभाग है वो कर रहा है, सुनवाई ना आरजीबी कंपनी तो क्यों करेगी, उनके करोड़ों रुपए बच रहे हैं। पर हमारे प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये कई बार बातें डाली गई है। अगर सरकार के द्वारा ऐसी कंपनियों को इस उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है, एंट्री दी जा रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे स्थानीय ठेकेदार जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके जो अपने उस मेहनताना जो है उनका है, जो मेहनत का पैसा है, जो काम किया गया पैसा है, उसको वापस लेने के लिए मुझे लगता है कि विभाग और हमारी सरकार का ये दायित्व बनता था। पर आज ये ठेकेदार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये ठेकेदार कभी जिलाधिकारी के, कभी एसडीएम कार्यालय, कभी विभाग के ठेका आ रहा है। तो ये छोटा अमाउंट नहीं, मेरे पास लगभग 29 ठेकेदारों का 5 करोड़ से ऊपर का पेमेंट रोक रखा है। बावजूद इसके रुद्रप्रयाग साइड से भी ये काम हुए थे, तो उधर जो गढ़वाल क्षेत्र के जो ठेकेदार हैं उनका भी कहीं ना कहीं संज्ञान में मामला अभी तक आया नहीं, पर आएगा, संज्ञान में आएगा, उनके भी पेमेंट रोकेंगे। तो ये कई करोड़ों रुपए का जो गबन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, और मुझे लगता है इसमें कि सरकार के द्वारा जो शय दी जा रही है, हमारे प्रशासन के द्वारा शय दी जा रही है, ये बड़ा गंभीर मामला है। सरकार को इस तरीके के ठेके टेंडर जो पूर्व की भांति होते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में देकर हमारे स्थानीय ठेकेदारों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार से जो कंपनियां आ रही हैं, लगातार बड़ी कंपनियां आ रही है, छोटे ठेकेदारों को ठगकर उनका पैसा समेटकर यहाँ से चली जा रही है। मैं समझता हूं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम विरोध तो करेंगे, परंतु इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं सरकार से, एनएच जो विभाग है उनसे, कि अगर ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ तो इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ हमारे इन ठेकेदार भाइयों का पैसा वापस हो, और साथ में जो इस प्रकार के ठेका टेंडर जो करोड़ों रुपए, जो कई सैकड़ों करोड़ों का, हजारों करोड़ों का जो ठेका टेंडर एक कंपनी के भरोसे छोड़ दिया जा रहा है, इससे आसान तरीका यह है कि पूर्व की भांति स्थानीय ठेकेदारों को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे जॉबों में उनको कार्य दिया जाए, जिससे कि कार्य की गुणवत्ता भी होगी, जिससे कि कार्य की जो समय अवधि है वो कम लगेगी और कार्य समय पर पूरा होगा। आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके अलावा इन लोगों ने जो रोजगार के हमारे रास्ते हैं, केवल सरकारी नौकरी नहीं, इसके अलावा जो इस प्रकार के जो रास्ते, ऊंचे खनन के कारोबार हो, हमारे ठेका टेंडर वाले जो अनेकों विभागों में कार्य हो, इन पर जो कब्जा भारी कंपनियों ने, हमारी सरकारों ने उनको शहर देकर कब्जा लिया है। हमारा युवा कहाँ जाएगा? आज चिंता का विषय ये है। आज इस प्रदेश को जहाँ रोजगार मिलना चाहिए था, आज इस प्रदेश की तरक्की के लिए जहाँ नए नए जो सुझाव, नए नए जिस प्रकार के विकल्प इस प्रदेश के युवाओं को मिलने चाहिए थे, आज हमारी सरकार इस प्रदेश को शराब की नशे में डुबोना चाह रही है। मैं आज बात करूंगा शराब के ठेकों की। अभी हाल ही में सप्ताह भर पहले उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। ठेकों के उप ठेके खोले जा रहे हैं। आप देखिए, ठेके हैं, ठीक है, आपका टेंडर हुआ, आपके नाम ठेके का टेंडर खुला है, आपने खोल दिया, पर ठेके के उप ठेके जो खोले जा रहे हैं, तो ये किस उसके तहत खोले जा रहे हैं? क्या इस प्रदेश के युवा को, यहाँ के लोगों को शराब के नशे में ही रखना चाह रहे हो? ठेके के जो ठेके हैं उनको खोलने का क्या मायने हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, चिन्यालीसौड़ का मामला तो था ही, पर मेरे संज्ञान में एक मामला आया है, वो इसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट का मामला है, और यही बगल में मसूरी का मामला है। और मसूरी में जो चर्चित एक गांव है, भट्टा गांव, उस गांव का वो मामला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक गांव के अंदर एक ठेका खोल दिया गया है। एक गांव के अंदर एक ठेका खोल दिया गया है, और जब वहां की स्थानीय महिलाएं उस गांव के अंदर खुले ठेके का विरोध करती है कि इस गांव में ठेका नहीं खुलना चाहिए, तो एक माननीय है जिनका नाम सुमित कुमार जौहरी है, वो हाईकोर्ट जाते हैं और उन महिलाओं पर एफआईआर करवा देते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, इस उत्तराखंड की
हमारी माताएं बहनें, उन महिलाओं ने, जिन महिलाओं ने इस प्रदेश को बनाने में बड़ा योगदान दिया, हमारे जो सुमित कुमार जौहरी है, ये हाईकोर्ट जाते हैं और वहां से इनके ऊपर मुकदमा करवा लेते हैं। और मुकदमा कोई एक महिला पे नहीं, 2 महिला पे नहीं, ये अगर लिस्ट आप देखोगे, ये मुकदमा है। और ये श्रीमती मीना कोटाल एवं 29 अन्य महिलाएं, 30 महिलाओं के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये ठेके का विरोध कर रहे हैं, वहां पर अव्यवस्थाएं हो रही है और शांति भंग हो रही है, ये कहते हुए ये मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। परंतु जब हमारी टीम इस पर जांच पड़ताल करती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लेटर और हमारे हाथ लगता है, जो सरकारी लेटर है, और उस लेटर में सेवा में जिला आबकारी अधिकारी देहरादून को लिखा गया है, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मसूरी। एक ठेका मसूरी के बीचों बीच, जो जहां पर पिक्चर पैलेस है, भोटिया मार्केट स्थित एक ठेका खोला जाता है, और उस ठेके में जो दुकान वहां पर प्रयोग में लाई जाती है, वो दुकान मसूरी स्थित भोटिया मार्केट पिक्चर पैलेस की दुकान पर कैफेटेरिया खोलने हेतु 11 माह के लिए पालिका द्वारा दिनांक 6/1/2023 को अनुबंध के माध्यम से अस्थायी रूप से आवंटन किया गया था। दुकान किस चीज के लिए आवंटित हुई है, किन शर्तों पर आवंटित हुई है, और दुकान में बीच शहर में मसूरी जैसी जगह पर अगर इनलीगल तरीके से ठेका चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन महिलाओं का विरोध सही था। और ये बौखलाकर अगर कोर्ट गए और उन महिलाओं पर मुकदमा करवाया, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, अपने शर्म की बात है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी लिखते हैं कि मसूरी स्थित भोटिया मार्केट पिक्चर प्लेस में उक्त दुकान पर श्रीमती मीनू सिंह पत्नी स्वर्ग राजेंद्र सिंह निवासिनी 38 इंदर रोड डालनवाला देहरादून के पक्ष में अंग्रेजी शराब की दुकान के संचालन हेतु लाइसेंस जारी किया गया है, तो उक्त लाइसेंस को निरस्त करने हेतु कार्रवाई करने का कष्ट करें। और ये लेटर होता है 25/4/2024 का, पर आज तिथि तक अभी तक इस पर ना तो वो लाइसेंस जब्त हुआ है, ना वो लाइसेंस निरस्त हुआ है, ना वो दुकान बंद हुई है। बावजूद उसके इन्होंने क्यारकुली भट्टा गांव में एक ठेका अंदर खोल दिया है, बीच गांव में एक ठेका खोल दिया, जो पंचायती जमीन बताई जा रही है। और मुझे तो लगता है कि अगर पंचायती भूमि है तो उस भूमि पर ठेके खोलने का कोई औचित्य नहीं है, और ठेका खुल भी नहीं सकता है। और बावजूद इसके इन धन्ना सेठों ने, प्रभावशाली लोगों ने अगर हमारे महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के मुकदमे दर्ज करवाए हैं, तो उस ठेके का विरोध तो होगा। पर उस ठेके के विरोध में जो ये चीजें निकल कर आई है, वो भी मैं कहना चाहूंगा कि ये इलीगल है। प्रशासन ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया, तो इसका संज्ञान ले और संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करे। दूसरी बात यह है कि ये सारी चीजें हैं, आसपास स्कूल भी हैं, उन बच्चों पर क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। पर इसके अलावा मैं एक बात और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बाघ के जो आतंक का जो प्रकोप है वो देखा गया है, और लगातार लंबे समय से देखा गया है। हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह जी द्वारा श्रीनगर के अंदर कुछ बच्चों पर जब जानलेवा हमला वहां गुलदार ने किया, तो एक बच्चा तो उन्होंने, जो गुलदार जब झपटा तो गुलदार को भगाकर उन्होंने उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया। वो दुर्भाग्य है कि उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाते इसके बावजूद उन्होंने वहां के डीएफओ को संज्ञान में लाने के लिए जो बात की गई, तो वहां के डीएफओ का जो बात करने का लहजा था, उनका जो तरीका था, उनका ये तरीका था कि भाई अगर कहीं भी गुलदार मरा हुआ मिला तो आपको उठवा दिया जाएगा। तो मैं समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, क्या इस प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है? क्या जो जनहित के मामलों में जो कार्य करना चाहते हैं, जो समाज हित में कार्य करना चाहते हैं और उन मामलों को उजागर करना चाहते हैं, और उनकी आवाज दबाने के लिए पूरा प्रशासन, पूरी सरकार एक तरफा लग जाए? उन्होंने सिर्फ डीएफओ के संज्ञान में यह डालने के लिए कहा था कि जब आपके विभाग को सूचना दी गई तो वो विभाग की जो टीम 4 घंटे बाद पहुंची,
और 4 घंटे तक हमारे उन लोगों ने, वो भाई सुरेश सिंह हो के वहां के स्थानीय जो छात्र नेता हो, उनके द्वारा जो मोर्चा संभाला गया, वो कहीं ना कहीं इस समाज हित के लिए था। और डीएफओ के द्वारा जो इस प्रकार की चीजें हुई, तो जो मुकदमा दर्ज करने जाते हैं तो आज तक मुझे लगता है कि वो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। ये प्रदेश इस ब्यूरोक्रेट के हाथ की भेंट चढ़ता रहेगा, या यहाँ के नेता जो चुप्पी साधे में है, क्या उसकी भेंट चढ़ता रहेगा? मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार की जो प्रदेश के अंदर स्थिति है, वो बिल्कुल भी इस प्रदेश के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। और आज अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई सच्चाई को बोलने की कोशिश कर रहा है, कि सच्चाई को लिखने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर मुकदमे पर मुकदमे चढ़ाए जा रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? आज पत्रकार बंधु कोई सच्चाई लिखना चाहता है, किसी पत्रकार बंधु ने यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के बारे में लिखा कि वहां पर अव्यवस्थाएं फैली है, वहां पर इतनी मृत्यु हो गई है, वो तो उनके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 जो मृत्यु हुई है उनका खुलासा उन्होंने खुद किया। बावजूद उसके पत्रकार पर मुकदमा करना, बावजूद इसके कि केदारनाथ जैसी जगह पर जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पर सोने का पीतल हो जाना, क्या ये लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को हाथ करने वाली घटना नहीं है? एक श्रद्धालु अपने आप जो आस्था रखता है, वो कहता है कि हमारे उस मंदिर में कैसे पीतल, सोने का पीतल हो गया है, और अगर ये बात लिखते हैं, कहते हैं, तो उन पर मुकदमा हो जाता है। अगर कोई इनकी सच्चाई को सामने रखना चाहता है, उन पर मुकदमा हो जाता है। तो चल क्या रहा है प्रदेश की जनमानस के लिए? ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही कि जागना पड़ेगा। ये जिस प्रकार से प्रदेश को चलाना चाह रही है, 24 साल में फेलियर है। ये इस प्रदेश के लिए 24 सालों में कोई नीतियां नहीं बना पाए कि ये प्रदेश चलेगा कैसे। समय समय पर मुझे लगता है कि जैसी मर्जी उस तरीके से तोड़ मरोड़ कर नीतियां बनाई जा रही है, और एक तरीके से मैं ये कहूं कि जिस प्रकार से प्रदेश चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि 24 वर्षों में इस प्रकार की जो चीजें हुई है वो इस प्रदेश को संभालने लायक नहीं है। नीतियां भी नहीं बना पाए हैं। अब ये तो पता नहीं कि कैसे चलेगा, पर कैसे चलना है ये तक तय नहीं कर पाए हैं। और बात ये रही कि हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो सचिवालय के अंदर बैठकर, एसी कमरों में बैठकर, हमारे नेता अपने कार्यालयों में या विधानसभा के अंदर एसी कमरों में बैठकर ये तय कर लेते हैं कि देहरादून जैसी जगह जब 40 जब हमारे ब्यूरोक्रेट जो हमारे अभ्यर्थी हैं, वो शारीरिक दक्षता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, जब 40 से 45 डिग्री सेल्सियस जब अभी तापमान है, और शहरों में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून जैसी जगहों पर, ऐसी जगहों पर आजकल के समय में ये जो 45 डिग्री सेल्सियस में क्या 5 किलोमीटर दिन में दौड़ पाएगा, 25 किलोमीटर दिन में दौड़ पाएगा? तो मैं ये समझता हूं कि इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो सुझाव या जो इनके जो पत्र आ रहे हैं, उनका संज्ञान लेते हुए इनको भी राहत देने की कोशिश करें। इनके लिए जो शारीरिक परीक्षा को आगे टालने की बात करें। इनकी जो वेटिंग लिस्ट का जो मसला लंबे समय से चल रहा है, जब इन्होंने कहा था, जब जियो निकाला था कि कोई भी भर्ती 1 वर्ष के अंदर उसकी वेटिंग प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, पर मुझे लगता है कि 1 साल होने वाला है। अभी तक वेटिंग जो प्रोसेस है, पटवारी भर्ती का हो, पुलिस भर्ती का हो, या अन्य जो कनिष्ठाएं का हो, तमाम और जो परीक्षाएं हो, उनकी जो वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो आज तक नहीं आई है। और जो सरकारें कहती थी कि हम कैलेंडर के अनुसार हम समय समय पर विज्ञप्तियां जारी करती रहेंगी, तो चुनाव के बाद से, आचार संहिता लगने के बाद से मुझे तो दिखा नहीं कि कोई विज्ञप्ति जारी हो रही है। जो आयोग दावे करते थे कि हम 5 से 10 दिन, 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे, वो फुर्ती केवल 2 दिन, हफ्ते भर या 1 महीने दिखी। जब इनके ऊपर ये चीजें थी, ये दबाव था कि क्या सीबीआई आ जाएगी और आयोग की जांच कर लेगा, तो ये दबाव जब था तब तो 1 महीने 2 महीने तक काम ठीक चला, और उसी भरने पर ये जब जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आज विषय बहुत ज्यादा हो गया है, और विषय बहुत ज्यादा थे और समय नहीं था, इसलिए सारे विषय को एकत्रित करके सभी को एक साथ उन विषयों को रखना चाहा, क्योंकि हमारी प्रदेश की जनता इन मुद्दों को समझे, इन बातों को समझे, इन विषयों से जुड़े जो लोग हैं वो इस पर चर्चा करें, परिचर्चा करें, और इसका संज्ञान लेकर कहीं ना कहीं सरकार से सवाल करें। बाकी जी